अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मरियम नवाज अवाम के वोट्स पर डाका डालने के बाद आज पंजाब की चीफ मिनिस्टर बन गई। इस पर जरताज गुल ने मरियम नवाज की करतूतों से पर्दा हटा दिया और मरियम नवाज जो झूठा इखलाकियात का दर्ज देती हैं इसका भी भांडा फोड़ दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पंजाब और सिंध में नए वज़ीर आला का इंतखाब हो गया है और पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहबा सूबे की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला बनी हैं और आज सदर आरिफ अलवी साहब ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की जो समरी है वापस कर दी है। उनका ये कहना है कि जब तक जो मखसूस नशस्तें हैं उसका फैसला नहीं होता असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन क्या स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का इख्तियार रखते हैं? अगर सदर इजाज़त नहीं भी दे रहे तो क्या स्पीकर साहब कौमी असम्बली का इजलास बुला सकते हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरमा जरताज गुल साहबा, कौमी असम्बली की दोबारा रुकन मुंतखब हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। जरताज गुल साहबा, आपका क्या ख्याल है? जहाँ तक उसकी बात है ऐवान बाला की या पार्लियामेंट की बात है या मैं कौमी पंजाब असम्बली की बात कर लूँ, इंतहाई अफसोस की बात है। एज ए खातून तो मैं अगर कोई खातून चीफ मिनिस्टर पहली दफ़ा बनती तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करती, बट अनफॉर्चुनेटली जो चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की बनाई गई हैं वो अपना इलेक्शन हार चुकी हैं। उनके पास वोट की ताकत नहीं है, उनकी पार्टी के पास भी वोट की ताकत नहीं है और वो बग़ैर अवाम के मैंडेट के, बग़ैर अवाम के वोट के जो है वो उसमें आ गई हैं, असम्बली के अंदर आ गई हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि मैं पूछना चाहती हूँ बैरिस्टर साहब से, क्योंकि PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं, कि अगर एक पार्टी ज़बरदस्ती मुसल्लह हो जाती है वोट के बगैर, वोट की ताकत के बगैर, और उसके बाद फिर आप चीफ मिनिस्टर भी बन जाती हैं, लेकिन आपके जो पोर्टफोलियो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने पाकिस्तान की खवातीन को, जो कि पोलिटिकल खवातीन ने, आपने उनको सड़कों पर घसीटा, उनके खिलाफ आपने लाठी चार्ज किया, उनकी चादर और चारदीवारी को पामाल किया, आपने अपने मुखालफिन को पंजाब असम्बली में आने नहीं दिया। और उसके बाद आज भी जब दूसरा हमारा कैंडिडेट को बदला गया चीफ मिनिस्टर के, आपने उनके पीछे लॉबी का दरवाजा बंद करवाया और आप चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट को तमाम फोर्सेस के साथ आप आगे जो है वो करना चाह रही थी। दो बातें, एक तो ये कि आपने पहली दफ़ा पहले दिन वाले में कहा है कि मेरा करप्शन के खिलाफ जो वो रेड लाइन है, और दूसरा आज आपने कहा कि मैं इंतकामी सियासत नहीं करूंगी। ये वाला कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है इन लोगों में? एक तो आप में वोट नहीं है, वोट आपके पास नहीं है, मैंडेट नहीं है आपके पास। दूसरा यानी कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा खवातीन पॉलिटिकल प्रिजनर्स इस वक्त जेलों में बैठी हैं जो दरवाजा खटखटाती रहती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि PMLN की दिल क्या क्यों नहीं ठंडी होती, और आप उसके बाद पार्लियामान में बगैर वोटों के आप ये कह रही हैं कि मैं जो है अगर यहाँ पे काश की अपोजिशन होती, अपोजिशन को क्या आप फेस कर सकते जो कि असल में हुकूमत में होनी चाहिए थे? क्या आपके पास अवाम के बातों का जवाब है? लेकिन जो आपके जो साथी थे वो तो वहां से खुद चले गए। पहले तो हमारे बहुत सारे MPS को दोबारा से अरेस्ट करने की कोशिश की गई, वो अपना वो करने गए हुए थे, प्रोटेस्ट बताने गए हुए थे। पहले मियां असलम इकबाल के साथ जो हुआ, फिर जो आज भी कल, मतलब ये एक प्रेसिडेंट बना दिया। कहना ये कि मैं इंसाफ करूंगी, लेकिन हाल आपका ये कि हर दफा जब पंजाब असम्बली का इजलास होगा तो कर्फ्यू लगेगा, हर दफा पुलिस की इतनी बड़ी भारी नफरी वहां पे आएगी, हर दफा आपके मुखालफिन के ऊपर जो है वो पर्चे होंगे। मैं मीर साहब यहाँ पे बैठी हुई हूँ, 25 से ज्यादा मेरे ऊपर FIR है, करप्शन, टेररिज्म, गद्दारी, वो तो छोड़े तोड़फोड़, मेरे ऊपर गाय चोरी का पर्चा भी PMLN वालों ने डाल दिया। मेरे सवाल का तो मैं अब पार्लियामान की बात करते हैं। अब पार्लियामान में आप आगे आना चाहते हैं और आप कहते हैं कि आपको वोट दो। सबसे पहली बात हुई कि तो आपस में खुद पूछते हैं कि आप 45 वाले या 47 वाले हैं। हम जो फॉर्म 45 वाले हैं, सदर अलवी साहब को इजलास बुलाना चाहिए। आई थिंक उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। जब तक पार्लियामान पूरा ही नहीं है, पंजाब असम्बली के अंदर भी कैसे हुआ कि हमारी टेक्नोक्रेट्स की, माइनॉरिटीज की, हमारी खवातीन की सीटें पूरी ही नहीं है और आप वोट लेना चाहते हैं। तो जब हाउस ही मुकम्मल नहीं है, हाउस ही मुकम्मल नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास एक फैसला गया हुआ है, तो 1-2 दिन डिले करने से जब तक इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं हो जाता, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप एक पॉलिटिकल पार्टी को आप उसकी मेजॉरिटी दें जितनी उनकी सीटें बनती हैं। आज तो ये हाल है कि लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मेरा जो है वो PTI से ताल्लुक है, लेकिन उसको किसी और का बना के तो रिजर्व सीट भी और PMLN कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो डेमोक्रेसी नहीं चलने वाली। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले पे जो है वो समाअत कर रहा है। 5 मेंबर बेंच बनाए जी इलेक्शन कमीशन का। ये जो रिजर्व सीटों का मामला है इस पे वो समाअत करेंगे। अच्छा जरताज गुल साहबा, आपका क्या ख्याल है कि आपने अपने जो शिकायतें हैं वो तो आपने बयान कर दी, अब होना क्या चाहिए कि ये जो 2024 है इसमें जो पाकिस्तान का जो आम आदमी है उसको कुछ रिलीफ भी मिले? वो जाहिर बात है उसी वक्त मिलेगी जब स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी कैसे आएगी?
देखिए मीर साहब, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, 12 करोड़ वोटर्स हैं, 25 करोड़ आवाम है। अब 12 करोड़ आवाम ने जुल्म का बदला जो उनके साथ किया गया, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। मैं सिर्फ अपनी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि मैं तो आपके सामने जिंदा मिसाल हूँ। मैं इस कैपिटल तक जो पहुंची हूँ वापस वोट के जरिए, मुझे पता है। देखिए जंगों के भी कोई असूल होते हैं कि खवातीन को और बच्चों को माफ कर दिया जाता है, मगर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। बच्चों के सामने उनकी माओं को बालों से पकड़ के घसीटा करके डालों में डाला गया, पुलिस ने किया है ये अभी भी हो रहा है। इसके अलावा जो फॉर एग्जांपल डेरा गाजी खान में मैंने सोचा कि मैं खुद खातून हूँ और मेरे प्रपोजर और सेकेंडर खवातीन होनी चाहिए, ये उनकी बहादुरी है। आरओ के दफ्तर के सामने उनको अरेस्ट कर लिया गया। डेरा गाजी खान में एक पर्दे का सिस्टम है, वहां पे आप जब इस तरह के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को आरओ के दफ्तर के सामने सिर्फ इसलिए कि वज़ीर ताजकुल की प्रपोजर और सेकेंडर जब आप अरेस्ट करते हैं, आपके ख्याल में खवातीन आगे पॉलिटिक्स में आएंगी? चलो हम तो बहुत अपने लिए एक फाइट करते हैं, एक जगह रखते हैं, हम कहते हैं हमने वोट का हक अदा करना है और अपने लीडर इमरान खान का और पीटीआई के भी हक अदा करना है, तो हमने आगे से फाइट करती रहनी है। अब जब आगे आप चाहते हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देखिए मीर साहब, ये आपको भी पता है कि फॉर्म 45 एक वो वाहिद फॉर्म है जिसके ऊपर आरओस के अंगूठे के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंगूठों के निशान लगे हुए हैं। मेरे 226 पोलिंग स्टेशन है, किसी के 130 होंगे, 200 होंगे। आपके ख्याल में जो फॉर्म 45 के ऊपर थंब जो वो लगा हुआ इंप्रेशन वो रीडेबल है? वो कितनी देर में वो रिजेक्ट हो सकता है या वो रीडेबल नहीं है? दूसरा, जब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 आपस में नहीं में लगा, या फॉर एग्जांपल मेरे ही सिर्फ 15,000 वोट रिजेक्ट होंगे और किसी और के रिजेक्ट नहीं होंगे ना, तो सवाल तो आएंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए जिसकी जो मेजॉरिटी है, जिसके पास जो रिजल्ट है, 15,000 वोट रिजेक्ट भी हुए हैं। अब जब, और सिर्फ मेरे ही हुए हैं। मेरा सवाल ये कि जब फॉर्म 45 के मुताबिक कोई कैंडिडेट जीता है और आपको वो चैलेंज करता है इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, अगला बंदा हल्फ लेके बैठा हुआ है जो उसकी जगह जो जीता नहीं है, तो उसका सवाल तो होगा ना कि आवाम ने मुझे वोट दिया है, तो मुझे आगे जाने के लिए कहां पे कौन सा फोरम मिलेगा? दूसरा, आपने कहा ना 2013 में भी धरने हुए थे, अभी भी धरने हुए थे। जब आप महंगाई के खिलाफ धरना लेकर और आपने 16 महीने में बदतरीन महंगाई जो मुल्क के ऊपर थोपी, तो आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम नवाज साहिबा, इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब, कितनी दफाएं महंगाई मार्च करके, क्या किसी ने खवातीन को या इनके ऊपर कोई शेलिंग की या कोई लाठी चार्ज किया? ये तो सिर्फ हमारे साथ किया गया है। देखिए मीर साहब, मैंने जब वोट लिया ना, तो मैं अपने लोगों से डरती हूं कि वो मेरा एहतसाब करेंगे। वोट लेने वाला डरता है अपने वोटर से, लेकिन क्या इनको खौफ है या फिर ये हकीकत है कि इन्होंने वोट तो लिया ही नहीं है? वोट लिया होता तो आज डरते ना कि आगे मुल्क को, लोगों को जवाब भी देना है। तो जहां तक ये बात है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, सबसे पहले तो ये कि इमरान खान समेत, हमारे लीडर्स समेत, जिसके ऊपर फ्रिवलेस केसेस है और जो बुशरा बीबी के साथ इस वक्त सलूक हो रहा है, जिस वक्त बुशरा बीबी के साथ सलूक हो रहा है, दिस शुड नॉट हैपन इन पाकिस्तान। इनको बाहर निकालें, खवातीन को बाहर निकालें। और जो वर्कर्स, देखिए मीर साहब, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। डेरा गाजी खान में मुझे फोन आया, मैं अभी अपने हल्के में नहीं पहुंची थी, मुझे आया कि मुझे छुड़वाएं। मैंने पूछा आप कौन है? वो कहा कि जी हम ढोल बजाने वाले थे, किसी के आगे जा रहे थे, किसी कॉर्नर मीटिंग में, ढोल बजाने को वाले को उठा लिया कि आप वहां पे ढोल क्यों बजा रहे थे। यानी आपने ढोल बजाने वाले को भी नहीं छोड़ा, आपने स्पीकर देने वाले को भी नहीं छोड़ा, आपने स्टेज की कुर्सियां देने वाले को भी नहीं छोड़ा, आपने टेंट वाले को भी नहीं छोड़ा। यानी आप किस किस को फिक्स करना चाहते हैं? तो बेहतर तो ये था कि जब आप लोग हर दफा खानदान शरीफ और खानदान जरदारी जब मिल जाता है, इकट्ठे मिल जाते हैं, मैं ये नहीं कहते, ये लोग बता सकते कि इनकी पॉलिटिकल पार्टीज राजी है कि नहीं, लेकिन ये खानदान आपस में दोनों हमेशा राजी होते हैं कि इन्होंने आपस में ये बांटना है ओहदों को, ये बांटे। लेकिन क्या पीटीआई को और इमरान खान को फिक्स करने के अलावा इनके पास कोई अवामी एजेंडा है? क्या ये अवाम की बात करते हैं? जरताज गुल साहिबा पे और इनके जो बाकी तहरीक इंसाफ के साथी हैं, उन पर अगर आप गाय चोरी के मुकदमात बनाएंगे तो इसकी कोई भी हमायत नहीं कर सकता। और इस किस्म के मुकदमात खत्म किए बगैर आप पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें रवादारी को फरोग नहीं दे सकते और कोई हीलिंग टच जो है वो कामयाब नहीं होगा। नाज़रीन, जब कोई अवाम के मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनाता है तो उसे पता होता है कि अगर मैंने अवाम को धोखा दिया, अवाम के मफादात में काम ना किया, तो अवाम मुझे दोबारा वोट्स नहीं देगी। उसे अवाम का दबाव होता है, अवाम का थोड़ा डर होता है। लेकिन जब नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसा करप्ट टोला इस मुल्क पर मुसल्लत होता है तो उन्हें पता होता है कि हमें अवाम का मैंडेट नहीं मिला, ना ही अवाम ने हमें चुना है, इसीलिए वो अवाम के मफादात का सोचते भी नहीं, बल्कि इन्हें पता होता है कि इन्होंने अवाम के वोट्स पर डाका डालकर इस मुल्क पर मुसल्लत हो ही जाना है। तो फिर इन्हें अवाम वोट दे या ना दे, अवाम इनका साथ दे या ना दे, इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने तो सूलतकारी करके और अवाम के वोट्स पर डाका डाल के इस मुल्क पर मुसल्लत हो ही जाना होता है। इसीलिए इन्हें ना
तो अवाम की परवाह होती है, ना ही अवाम के मफादात के लिए कोई भी काम करते हैं, ना ही इन्हें मुल्क और कौम की फिक्र होती है, क्योंकि इनको पता होता है कि हमें अवाम ने नहीं जितवाया तो फिर हम अवाम के लिए क्यों काम करें। और जब अगली बार इनकी बारी आती है तो फिर ये दोबारा से ताकतवर लोगों के बूट पॉलिश करते हैं, चापलूसी करते हैं और दोबारा से इस मुल्क पर मुसल्लत होने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से नाज़रीन गंदी सियासत का आगाज होता है, जिसमें चोरी चकारी, डाका जनी और करप्शन मुख्तलिफ जराइम जन्म लेते हैं। जब तक इन सियासतदानों पर अवाम का दबाव नहीं होगा, अवाम की तरफ से कोई इन पर प्रेशर नहीं होगा, तो ये अवाम के लिए कोई अच्छा काम नहीं करेंगे। नाज़रीन मरियम नवाज को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये वही मरियम नवाज है जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाती थी, लेकिन इसने खुद ही वोट को इज्जत दो का बयानियत दफन कर दिया है। आज अवाम के वोट्स पर डाका डालने के बाद किस बेशर्मी और जुटाई के साथ आज इसने पंजाब के चीफ मिनिस्टर का हल्फ उठा लिया है। हालांकि अंदर ही अंदर इनके दिल में चोर है, ये जानते हैं कि जिस तरह से इन्होंने अवाम के वोट्स पर डाका डाल के और भरपूर तरीके से धांधली करके पंजाब में वज़ीर आला का ओहदा संभाला है। लेकिन नाज़रीन नून लीग का खून सफेद हो चुका है। इससे पहले मरियम नवाज के चाचा और पापा भी इसी तरह इस मुल्क पर मुसल्लत होते आए हैं। मरियम भी अपने पापा और चाचा की तरह है। इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अवाम ने इसे चुना है या नहीं, अवाम ने इनका साथ दिया है या नहीं। इन्हें सिर्फ इक्तदार की हवस होती है और मुसल्लत होने के बाद अपने पापा और चाचा की तरह जराइम की दुनिया में सरगर्म रहना है और अवाम पर जुल्म सितम ढाते रहना है। नाज़रीन आज मरियम नवाज ने कहा कि वो इंतकाम की सियासत को पसंद नहीं करती। हालांकि सब जानते हैं कि मरियम नवाज किस कदर जुल्म और जबर को पसंद करती हैं और अपने मुखालिफिन के साथ जाती इंतकाम ना सिर्फ मरियम नवाज बल्कि पूरी नून लीग की ये फितरत रही है। नाज़रीन आपके इस बारे में क्या राय है, कॉमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।